हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब अपन हर एक चैप्टर्स के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही अपना चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है इनकम टैक्स का, मतलब आपको सबसे पहले कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ओवरव्यू दे जानेंगे इनकम टैक्स का ओवरव्यू है क्या। तो देखिए, सबसे पहले अपन को पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या दिया है, तो आपको इनकम टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं। आपको रेट्स मतलब किस रेट्स में टैक्स लगेंगे, कितना एग्जेम्प्ट रहती है, किस इनकम में कितना रुपए का टैक्स लगेगा, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा और कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें अपन जानेंगे पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही एओपी बीओआई की डेफिनेशन क्या होती है और इन सब के रेट्स क्या है, सरचार्ज का रेट क्या है और साथ ही साथ अपन को कैलकुलेट कैसे करना है। उसके बाद है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, रेसिडेंशियल स्टेटस यानी इंसान या फिर इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर वो रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। देखिए, इन सब का आपको इस चैप्टर में पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे कि कितने दिन वो इंडिया में रहेगा तो वो रेसिडेंट बनेगा या नॉन रेसिडेंट बनेगा, या कितने दिन यहाँ पे रहेगा तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके कंडीशंस है, दो कंडीशन है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए और दो कंडीशन है ओआर एंड एनओआर के लिए। ठीक है, इस चैप्टर के बाद अपन पढ़ेंगे क्या, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए, ऐसी इनकम जिसपे टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब एक तरह से जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, जो एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, जो एग्जेम्प्ट है, तो उसको अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम ही है और कोई सी ऐसी इनकम नहीं है। पहले डिविडेंड था बट अब नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो ये हेड्स ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आप इसको नहीं पढ़े मतलब आप इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं जानते। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आपके 5 हेड्स होते हैं इनकम के, जिसमें सबसे पहले सैलरी, फिर पीजीबीपी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, फिर आईयूएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें क्या है, सबसे पहले सैलरी है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है कैपिटल गेन और फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पढ़े तो इनकम टैक्स नहीं पढ़े, मैं आपको बता दिया। अगर ये आपको नहीं आता तो आगे का कोई चैप्टर नहीं बनेगा। आपको इनकम टैक्स का खाली आपको यूनिट 1 बनेगा, जो कि ये 3 चैप्टर से बनता है यूनिट 1। इसके नीचे का जितने भी चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए आपको हेड्स ऑफ इनकम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपकी इनकम है, एक माइनर की इनकम समझ लीजिए, अपनी इनकम मेजर में आ जाएगी। जैसे एक माइनर की इनकम है, उसकी इनकम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, उसका पैन कार्ड तो बनता नहीं है, तो उसकी इनकम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इनकम को किसी के पेरेंट्स की इनकम के साथ जोड़ना पड़ेगा कि आप उसकी इनकम में भी क्या देंगे, टैक्स देंगे। ठीक है, मतलब उसकी इनकम किसी आइदर ऑफ द पेरेंट्स के मतलब इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से उनकी इनकम में टैक्स लग रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है। यहाँ पे अपन खाली बात करेंगे लॉसेस की, लॉस को सेट ऑफ करना। इसमें क्या होगा, आपको समझ लीजिए बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपको हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई हाउस बेच रहे हैं, तो उससे आपको हाउस बेच रहे हैं मतलब हाउस रेंट पे दिया तो उससे आपको इनकम हो रहा है, तो इन दोनों को एडजस्ट करना। अब इसके आपको कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे, इसमें भी कंडीशंस है कौन सा किससे एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। डिडक्शंस क्या क्या है, इसमें अपन पढ़ेंगे 80C के बारे में, 80D के बारे में। ठीक है, ये डिडक्शंस है जो आपके टोटल इनकम से माइनस होगा। उसके बाद आपका आएगा टोटल इनकम, और टोटल इनकम के में क्या होता है, टैक्स कैलकुलेट होता है। इसलिए देखिए उसके बाद क्या कौन सा चैप्टर है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स पेड। फिर अपन बात करते हैं एडवांस टैक्स की, जो आप पहले से पेमेंट करके रखे हैं। टीडीएस, जैसे सैलरी जब आपको मिलती है ना, कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कोई भी आप एम्प्लॉई हैं समझ लीजिए, जहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी पूरे साल भर की, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको टीडीएस काट के देगा सैलरी में। मतलब टीडीएस मतलब आपको जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है ना, वो आपका एम्प्लॉयर खुद निकाल के कैलकुलेट करके
वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, मतलब आपका टैक्स पेमेंट कर रहा है कौन, आपका एम्प्लॉयर, सैलरी जमा कर रहा है। तो ये बात होती है टीडीएस की। और टीसीएस मतलब उसके लिए तो वो टीसीएस हो जाएगा ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। और उस लास्ट चैप्टर जो है बहुत ईजी भी है, बहुत हार्ड भी है, मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो ईजी है, नहीं पढ़े तो हार्ड है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, पेनल्टी की, पीनल प्रोविजंस क्या आते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न मतलब जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है ना, उसको फाइल करना, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे बिलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करना है, ठीक है। और अपन को जैसे अपने को रिटर्न को अपना सुधारना है, ठीक है, रिवाइज्ड रिटर्न, तो वो कब फाइल कर सकते हैं, टाइम लिमिट क्या है फाइलिंग करने की, और अगर फाइल नहीं किए तो पेनल्टी क्या है, ठीक है। ये आपका है पूरा चैप्टर, ये पूरा ओवरव्यू। इतना अगर पढ़ लिए तो इनकम टैक्स खत्म, और इतना ही है इनकम टैक्स में टोटल, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे इनकम टैक्स के रेट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल कौन होते हैं, एचयूएफ क्या होता है, कंपनी क्या होती है, एओपी वीओआई, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इनके लिए रेट्स क्या है, सरचार्ज का रेट क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते तो अपना आज का ये टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोला मैं, लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है किसको, किसको, पार्लियामेंट को। क्या चीज के लिए, कि वो इनकम टैक्स अपन से कलेक्ट कर सकती है, समझ में आया, ठीक है। पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। देखिए यहीं पे एग्जाम कर दिया एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स ले ही नहीं सकते, मतलब क्या लिखा है समझ लीजिए। आपके पास एक तो लैंड है, क्या है, आपके पास एक तो लैंड है, उस लैंड को आपने खरीदा था 1 लाख रुपए में। सुनिएगा अच्छे से, ये एग्जांपल हमारे कोचिंग में सर बताए थे। उस लैंड को आपने खरीदा था 1 लाख रुपए में, ठीक है। अब आप उसको बेच रहे हैं कितने में, 10 करोड़ रुपए में। उस लैंड की कीमत 10 करोड़ हो गई आज से 10 साल के बाद। आपने खरीदा था 1 लाख रुपए में, आप उसको बेच रहे हैं 10 करोड़ रुपए में, मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हुआ आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपके अकाउंट में जब 10 करोड़ आएगा तो क्या होगा, बैंक वाला अरे अचानक से अरे 10 करोड़ आ गया, तुरंत आपके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, कहाँ से आया। तो आप बोलेंगे क्या कर लोगे, क्यों, क्योंकि जो पैसा आपके पास आया वो इनकम टैक्स जो आया है अभी, अब सॉरी जो आपके पास पैसा है, जो इनकम आई है वो किस पे, एग्रीकल्चरल इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स नहीं दे सकते, कोई भी इनकम टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा अगर आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, भले वो कितनी भी हो, ठीक है। कितना भी इनकम कर लीजिए आप, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपको टैक्स पेमेंट करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, आपको टैक्स पेमेंट करना ही नहीं है, समझ में आया। ये आपको यहीं पे पावर मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे अपन यहाँ पे ओवरव्यू पढ़े ना, यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। वो क्या करता है, आपको इनकम टैक्स जो वसूला जाता है, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है, उसके लिए क्या करता है, गवर्न करता है। गवर्न मतलब देख रेख करता है उसका, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स निकालना मतलब 1962 में आया था। ये क्या करता है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है इनकम टैक्स एक्ट के लिए, मतलब कैसे कैलकुलेट करना है या कब कैलकुलेट करना है कब नहीं करना है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें से कि कब आपको एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी कब नहीं रहेगी, ठीक है, कब एग्जेम्प्ट रहेगी कब नहीं रहेगी, तो वो सब भी देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूल्स में बताएगा। फिर आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, इसमें आपको अमेंडमेंट आती है। इनकम टैक्स में हर साल अमेंडमेंट आती है, आपको भी पता है। फाइनेंस एक्ट आता है ना, जो हर साल का फाइनेंस एक्ट आता है उसमें इनकम टैक्स के लिए अमेंडमेंट आती ही आती है, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर सीबीडीटी इशू करती है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टू क्लैरिफाई द मीनिंग। अब इसके अंदर क्या है, आपको मीनिंग और स्कोप बताएंगे सर्टेन प्रोविजंस के। इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसकी मीनिंग बताने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। नोटिफिकेशन भी आता है, क्या चीज के लिए, कोई भी, जैसे समझ लीजिए कोई भी एक इनकम टैक्स है कोई भी गुड्स के लिए। जैसे जीएसटी में अपन पढ़े थे कि पेट्रोल में जीएसटी लगेगा, पर कब से लगेगा, उस दिन से लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन निकालेगी, वही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन लोग प्रोविजंस कोई भी चीज के लिए अगर बताएंगे ना, इस दिन से लगना है इनकम टैक्स इस पर्टिकुलर गुड्स में, तो उस दिन के लिए उन लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसकी बात करें। उसके बाद है केस लॉ, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स को
ये लोग इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। ये था नॉर्मल इनकम टैक्स का कंपोनेंट। उसके बाद है डेफिनेशंस, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ टैक्स। इनकम टैक्स एक टैक्स है। इनकम टैक्स एक टैक्स है जो कि लेवी होता है। लेवी मतलब चार्जेबल, ठीक है। लेवी कहाँ से लिया जाता है? ऑन टोटल इनकम। किस पे चार्ज होता है? टोटल इनकम पे ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम में ऑफ एवरी पर्सन, हर एक पर्सन की। और यहाँ पे पर्सन मतलब आप ही नहीं, कंपनी भी एक पर्सन है, एओपी भी एक पर्सन है। ये चीज समझ में आया आपको? बताइए, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर आ गया तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए इनकम टैक्स में ना 2 ईयर होते हैं, एक तो होता है प्रीवियस ईयर, एक तो होता है असेसमेंट ईयर। जो अभी चल रहा है वो प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। कैसे? अभी क्या चल रहा है? 2020-21 चल रहा है, सॉरी 2021-22 चल रहा है, पुराने जमाने में रहता हूँ ना मैं। 2021-22 चल रहा है, ठीक है। 2021-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अरे अप्रैल आ गया आपको, ओहो। अब 2022-23 चल रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो ये आपका असेसमेंट ईयर है। किसके लिए? 21-22 के लिए ये असेसमेंट ईयर है जो अभी चल रहा है। मतलब ये एक ऐसा ईयर है जिस ईयर में आपका असेसमेंट होता है, जिस ईयर में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर मतलब समझ में आया? प्रीवियस ईयर मतलब क्या? जिस साल की इनकम के लिए आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर मतलब क्या? जिस साल की इनकम के लिए आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, 21-22 का रिटर्न फाइल कब होगा? 22-23 में फाइल होगा। समझ में आया? तो 22-23 क्या है? असेसमेंट ईयर। 21-22 क्या है? प्रीवियस ईयर। ये चीज समझ में आया? चलिए, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनकम टैक्स के लिए। उसके बाद देखिए पर्सन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है। पर्सन मतलब होता है इंडिविजुअल, अपन लोग, ठीक है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देखिए HUF मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जो होता है ना, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा परिवार बैठा रहता है, वो एक अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। पूरे परिवार का एक ही बिजनेस है। समझ में आया? उसके बाद है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 4-5 पर्सन एक साथ इकट्ठा होगा किसी एक पर्पस के लिए, ये एक काम करने के लिए, उसको बोलते हैं AOP। और BOI का मतलब भी वही होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स इकट्ठा करें। AOP में पर्सन इकट्ठा होते हैं। समझ लीजिए 2-4 कंपनी इकट्ठा हो गई कोई एक काम को करने के लिए। और BOI में 2-4 इंसान खड़े होंगे कोई काम करने के लिए। और एक फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म जानते हैं, LLP जानते हैं, फर्म में वो समझेंगे। और कंपनी मतलब जब तक जानती है कंपनी तो बहुत बड़ी चीज़ है। और एटसेट्रा मतलब अभी भी आगे भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जिसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारी चीज़ें। अभी भी इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती है क्योंकि एटसेट्रा लिख चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस और असेसमेंट ईयर, ये मैं आपको समझा दिया। प्रीवियस ईयर मतलब क्या? प्रीवियस ईयर मतलब इस साल का जो प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है, और 21-22 का असेसमेंट ईयर 22-23 है, ठीक है। मतलब ये असेसमेंट ईयर किस चीज का है? ये असेसमेंट ईयर 21-22 का है। और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। समझ में आया? इसका असेसमेंट ईयर कब आएगा? अगले साल, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सेप्शन टू द रूल। देखिए एक तो रूल है क्या? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसको असेसमेंट ईयर में असेस किया जाता है या टैक्स लिया जाता है। और उसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही असेस करके टैक्स ले लिया जाता है। उसके एक्सेप्शन में क्या क्या आते हैं तो देखिए ऐसे 5 चीजें हैं जो कि प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये क्यों लिखा है ये भी थोड़ा मतलब कॉमन सेंस भी लगाएंगे अपन, क्यों लिखा है ऐसा क्यों है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल किया जाए। देखिए एक नॉन रेसिडेंट है, अपना शिपिंग बिजनेस कर रहा है, वो यहाँ आता है इंडिया और चला जाता है, ठीक है। वो इंडिया में तो है नहीं, अपन तो टैक्स वसूल नहीं सकते उससे, वो कितना भी इनकम कमा रहा हो। अपने इंडिया की जमीन को यूज करके वो इनकम कमा रहा है, भले पानी में है, वो भी अपने इसमें आता है, ठीक है। इंडिया में आएगा ना, पानी भी लाते हैं इंडिया में कि अब इंडियन सी में आ गए अपन, ठीक है। तो इंडिया की मतलब उसमें आके कंटिनेंट में आके वो पैसा कमा रहे हैं तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब वो यहाँ आके वापस चला जाएगा तो क्या भरोसा अगले साल आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए उसकी इनकम को तुरंत टैक्सेबल कर लिया जाता है। तुरंत उसकी इनकम से क्या ले लिया जाता है? टैक्स ले लिया जाता है। उसके बाद क्या है? पर्सन लिविंग इंडिया। अरे कोई इंसान है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो वापस थोड़ी ना आएगा टैक्स देने के लिए। तो समझ लीजिए आप ही को अभी इसी साल
4 तारीख, मतलब आज 4 तारीख है ना, 3 तारीख है, आज आपको छोड़ के जाना है अपना इंडिया, ठीक है। मेरा भारत महान छोड़ के मत जाना, पर समझ लीजिए जाना पड़ रहा है आपको, कोई काम या वहीं पे शिफ्ट होना है आपको, वहाँ पे आपको जॉब मिल रही है अच्छी, आप चले जाएंगे इंडिया छोड़ के। अब आपको तो आके बोलेंगे ना इनकम टैक्स वाले कि भैया टैक्स दे के जाइए, जो आप कमाए हैं उसका टैक्स दे के जाइए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ जाने बाद तो टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। टैक्स बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, ब्लैक मनी, ठीक है, तो इसीलिए तुरंत टैक्स ले लिया जाता है। उसके बाद AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। देखिए अब AOP BOI उन लोग क्या किए, फॉर्म किए कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब वो जो पर्पस था वो एकम्प्लिश हो गया, मतलब वो पर्पस खत्म हो चुका है, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वापस तो पांचों इकट्ठा नहीं होंगे ना, अभी इकट्ठा हुए थे, अब काम खत्म हो गया, अब आप टैक्स दे दीजिए, क्योंकि वापस आप कब इकट्ठा होंगे, अब अगले साल थोड़ी ना आ पाएंगे, इसलिए तुरंत टैक्स ले लेते हैं। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब कोई इंसान है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बहुत सारी मतलब वो खरीद लेते हैं, बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं, बहुत सारे लैंड खरीद लेते हैं, अपने नाम पे नहीं, अपने नाम पे नहीं, अपने पेट के नाम पे भाई, अपने बच्चों के नाम पे नहीं, अपने पेट के नाम पे, मतलब जो उनके यहाँ का पालतू जानवर है उसके नाम पे उन लोग लैंड खरीद के रखते हैं। सोचिए क्यों? ताकि वो भाई साहब की टोटल इनकम में वो नहीं है, समझ रहे, वो भाई साहब की टोटल इनकम में वो ना है, ठीक है। यही चीज अपन क्लबिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभार क्या होता है उनके नाम की है और वो ट्रांसफर करे किसी और के नाम पे। क्यों? ताकि जब इनकम टैक्स वाले आए तो भाई बोले हम तो ये ट्रांसफर कर चुके हैं, हमारे पास तो कोई लैंड है ही नहीं, तो क्या होगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं CBDT लोग, इनकम टैक्स ऑफिसर्स क्या करते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो आप टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, तो लोग तुरंत टैक्स ले लेंगे जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ में आया। और लास्ट में डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यहाँ पे वही बात होगी। आप समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा सा बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़ी सी कंपनी है आपकी, अब क्या हुआ, कुछ एक बहुत गंदा कोई हो गया, समझ लीजिए कोविड ही आ गया, ठीक है, एक ऐसा एक इवेंट आ गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, अनकंट्रोलेबल एक इवेंट आ गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, कोविड की वजह से आपको इतना लॉस हुआ कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो आप अगले साल वापस तो बिजनेस खोलेंगे नहीं कि हाँ भाई मेरे को इनकम टैक्स जमा करना है, उसके लिए वापस बिजनेस खोलना पड़ेगा, नहीं खोलेंगे ना। तो इसीलिए जब आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसी साल आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? चलिए उसके बाद है प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ इनकम। अब कुछ इनकम ऐसी जो मैं आपको बताया था भाई, अनडिस्क्लोज इनकम है, ब्लैक मनी अगर मिल जाती है ना तो उसमें टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। अनडिस्क्लोज इनकम है, अगर वो मिल जाती है ना तो उसमें टैक्स कैलकुलेट होता है, और कुछ ज्यादा नहीं 78% का टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का ब्लैक मनी कर रहे हैं ना तो आपको 78 रुपीज तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बचा हुआ 12 रुपए है वो खाली आप अपने पास रख सकते हैं, सॉरी 12 कहाँ 22 रुपए, सॉरी सर। और 78% का टैक्स क्या क्या रहेगा उसमें, 60% का नॉर्मल टैक्स रहेगा, सरचार्ज रहेगा 25% और सेस हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस 4%, ठीक है, जो 115BBE में दिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से, तो सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D इतने चीज आते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, कैश क्रेडिट अगर आप किए, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है ऐसी, हाँ तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि कहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। उसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके घर से पैसे एकदम बहुत सारे पैसे निकले, कहाँ पे, सीलिंग पे छुपाते हैं अधिकतर लोग, सीलिंग लगा देते हैं वो प्लास्टिक वाली फर्नीचर वाला, उसको तोड़ते हैं तो निकलता है बहुत सारा पैसा, भाई साहब क्या बात है। तो उसके अंदर से जो पैसे निकल रहे हैं तो वो एक अनएक्सप्लेन है, कहाँ से आया वो पैसा, कौन दिया आपको इतना सारा पैसा भाई साहब, तो उसके ऊपर भी 78% का टैक्स लगेगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने ऐसा अमाउंट जो पूरा डिस्क्लोज नहीं किया, तो जितना डिस्क्लोज नहीं किया उसमें आपको 78% का टैक्स देना पड़ेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जो अनएक्सप्लेन है, ठीक है, मतलब उस एक्सपेंडिचर को अपन मानेंगे नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो अनएक्सप्लेन है उस एक्सपेंडिचर को अपन मानेंगे। उसके बाद अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, हुंडी मतलब समझते हैं, हुंडी मैं कैसे समझाऊँ आपको, गिरवी रखना होता है ना, गिरवी जो नॉर्मली ऐसे मतलब छुपा के किया जाता है, इलीगल टाइप का, ठीक है। बैंक वाले जो रखते हैं वो अलग हो गया ना,
जो ऐसे नॉर्मल पीपल्स करते हैं, जैसे जमीन ठेकेदार लोग जो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो हमारे विलेज में ये सब ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हुंडी चलता है। हुंडी मतलब वो लोग आते हैं, ठीक है, वो पैसा लेके जाते हैं कुछ भी रख के, ठीक है, ये वो चीज़ है। उसके बाद देखिए लास्ट यहाँ पे जो अपना है टोटल इनकम है। टोटल इनकम मतलब क्या, आपको सबसे पहले टोटल इनकम के लिए वो सारे चैप्टर्स को लाइन से लिख दीजिए जो मैं आपको होता है। सबसे पहले तो पता लगाना है रेसिडेंशियल स्टेटस, कौन सा भाई रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। फिर आपको पता लगाना है हेड्स ऑफ इनकम, कौन सी हेड का इनकम है। फिर आपको लगाना है इनकम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर परमिशिबल डिडक्शन और एग्जम्पशन। जितना डिडक्शन और एग्जम्पशन मिल रहा है उसको निकाल के फिर आपको हर हेड की इनकम सेपरेटली कैलकुलेट करना है। क्लबिंग मतलब वही भाई मतलब बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दिए तो उसकी इनकम आपके में आ जाएगी, पेट के नाम पे ट्रांसफर कर दिए तो उसकी इनकम आपके में आ जाएगी, ठीक है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, ये सब करने के बाद आपका जीटीआई से डिडक्शन माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम में निकलता है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा, एक मिनट, हाँ, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा, तो टैक्स लायबिलिटी के लिए आपको रेट्स जाना पड़ेगा, और रेट्स कहाँ दिया है, बस इसके बाद ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बस, और वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, सॉरी। देखिए टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक नील रहता है नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल मतलब जो बिलो 60 ईयर्स के होता है। अब 60 साल से 80 साल वालों के लिए ना जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए, मतलब उन लोग की इनकम 3 लाख तक नील रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है 3 लाख तक नील। अब जो 80 साल के भी ऊपर वाले होते हैं उन लोग के लिए 5 लाख है भाई साहब, उन लोग के लिए कितना है 5 लाख, मतलब उन लोग में क्या है 5 लाख रुपए तक एकदम नील, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया अप टू 5 लाख नील, ठीक है, 80 साल के ऊपर वाले। पर ये जो दिया है ना सब रेसिडेंट होंगे तभी, मतलब ये 2.5 लाख वाला तो सबके लिए है, नॉन रेसिडेंट वाले के लिए भी है, रेसिडेंट वालों के लिए भी है। पर ये जो 3 लाख और 5 लाख वाला केस है ना, 60 साल और 80 साल, सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन, इनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, इनको बोलते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। जैसे होता है ना इंपॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सीनियर सिटीजन और वेरी 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 सीनियर सिटीजन, ठीक है। मतलब एक होते हैं बूढ़े और एक होते हैं अति बूढ़े लोग, ठीक है, उनके लिए। तो देखो 2.5 लाख है तो नॉर्मल लोगों के लिए नील, ठीक है, वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब 60 साल से 80 साल वाले हैं, ठीक है, तो अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो उन लोग के में क्या है 3 लाख तक नील है। 3 लाख के बाद वाला जो भी हम लोग का स्लैब लगेगा वो ये स्लैब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया और 80 साल के भी ऊपर वाले सेंचुरी मारने वाले हैं तो उन लोग के लिए 5 लाख तक नील रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये था पहला स्लैब। दूसरा स्लैब क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, या फिर 3 लाख से 5 लाख तक, या तो 5 लाख तो खत्म ही हो गया, वहां पे कितना परसेंट 5%, ठीक है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक में 20% और 10 लाख से ज्यादा में 30%। समझ में आया, मतलब आपको क्या क्या याद करना है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 5, 5 से 10 20 और 10 से ज्यादा 30, ठीक है। नील 5 10 5 20 30, ठीक है, 5 20 30, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं एचयूएफ की। एचयूएफ में भी सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे वो वाला केस नहीं आएगा 3 लाख और 5 लाख वाला। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख में 20% और 10 लाख से ज्यादा में 30%। फर्म एलएलपी या लोकल अथॉरिटीज की बात करें, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और लोकल अथॉरिटीज की बात करें तो उन लोग के लिए एक ही रेट है जो 30% है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अगर उनकी इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से 20,000 तक है तो 20%, और 20,000 से ज्यादा है तो 30%। बहुत ईजी है, 10,000 तक 10, 20,000 10 से 20 तक में 20 और 20 से ज्यादा में 30, खत्म। कंपनी की बात करें, हाँ, तो अगर कंपनी की बात करें तो क्या होगा, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, या तो टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर 2019-20 में अगर 400 करोड़ तक है, टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट अगर 400 रुपए तक है तो कब 2019-20 में 400 करोड़ तक है तो 25%, अदर डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो 30% और फॉरेन कंपनी पर 40%, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सरचार्ज की। तो देखिए सरचार्ज में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबके लिए एक ही है। 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है तो 10%, ठीक है। 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है तो कितना 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक में है तो 25%,
और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। इसमें एक केस क्या होता है, जो आपकी जो कैपिटल गेन आएगी 111A या फिर 112A की, और जो आपकी डिविडेंड होगी उसमें मैक्सिमम 15% ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, समझ लीजिए आपकी इनकम जो टोटल उन लोग को लेने के बाद 111A 112A और कैपिटल गेन को लेने के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ से कम है तो निकालेंगे 25% में आपकी अदर इनकम में, बाकी डिविडेंड में और 111A और 112A में आपको 15% के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये सरचार्ज कैसे निकलता है, समझ लीजिए आपका जो टैक्स आया ना, टैक्स के ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट होता है, टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर देन ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि ऑप्ट करिए सेक्शन 115 BAD को, सॉरी BAD, हाँ BAD को, तो उन लोग का कितना है, वेयर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ तो 12%। ठीक है, और उसके नीचे है तो कुछ नहीं, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। अब डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो उन लोग में भी यही है, ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो 115BAA या फिर 115BAB को ऑप्ट करी है तो उन लोग के लिए अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 10 करोड़ तक है तो 7%, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%, और फॉरेन कंपनी में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक में 2%, 10 करोड़ से ज़्यादा में 5%। सरचार्ज जल्दी याद नहीं होता, एक बार पर आप एक बार बस बैठ के एक बार रेट को पढ़ लोगे ना, याद हो जाएगा। मैं इसकी आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। तो इंडिविजुअल्स, खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उनको या तो 12,500 या फिर उनकी टैक्स लायबिलिटी का रिबेट मिलेगा। रिबेट मतलब आपको उनसे पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगता है, ये आपको पता है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको खत्म कराया हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।